अनुपमा सीरियल ये बोल के छोड़ देते हो कि उस किरदार में आपके लिए कुछ नया करने को बाकी नहीं रह गया था। कि मैं कोशिश करता तो शायद और 6 महीने में खींच सकता था, लेकिन उसके बाद क्या। एक जगह कहीं मैंने पढ़ा कि जो अनुपमा का किरदार जो निभा रही है रूपाली गांगुली, कि उनके साथ आपके मनमुटाव थे, मतभेद थे, इसकी वजह से आपने वो शो छोड़ा। तो जो चीज़ रूमर है उसको रूमर ही रहने देना चाहिए, मज़े लेने चाहिए। खबरें छप रही तो क्या है, मैं तो पैसे भी नहीं दे रहा हूँ उसके। शायद आपको पॉलिटिक्स में जाना है, इसीलिए इतना पूजा पाठ वाले इमेज को आप कैरी कर रहे हो। इंसान जो इस्लाम फॉलो कर रहा है, अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो क्या वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला है? कुछ लोग ऐसा भी बोलते थे कि यार सुधांशु पांडे गे हैं। नहीं, एक्चुअली उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा कि जैकी चैन जो है वो आपके जूते को एक बार उन्होंने साफ किया था। तो मैं वही देख रहा था कि यार जैकी चैन मेरे जूते साफ कर रहा है बैठ के, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मतलब ये आपने एक जगह कहा कि आप जितनी दफ़ा रजनीकांत साहब से बात करने जाते थे वो खड़े हो जाया करते थे और खड़े होकर ही वो आपसे बात करते थे। मुझे समझ में आ गया कि अगर रजनीकांत ऐसा कर सकता है तो हम कुछ भी नहीं। बैंड ऑफ बॉयज़ करके एक बैंड हुआ करता था। हमारे शोज भी ऐसे ही होते थे जहाँ पे स्टेडियम भरा होता था 20-20 हज़ार लोगों से, और लड़कियाँ रो रही होती थी, बैंड मेंबर के कपड़े फाड़ दिए जाते, अंडर गारमेंट्स फेंके जाते थे स्टेज पे। चाहा तुझे है जहाँ से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं अनुपमा के वनराज यानी कि सुधांशु पांडे सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। तो वैसे तो बातचीत अभी हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे करेंगे। शुरुआत अनुपमा से ही करते हैं। अनुपमा में आपका किरदार वनराज, लोगों ने इतना प्यार दिया, एक अलग इमोशनल अटैचमेंट हो गया उस किरदार से। लेकिन फिर आप अनुपमा सीरियल ये बोल के छोड़ देते हो कि उस किरदार में आपके लिए कुछ नया करने को बाकी नहीं रह गया था। आप उसके जितने शेड्स दिखा सकते थे आपने दिखा दिए। ये आपने सोचा कि जो दर्शक आपसे इतना प्यार करते हैं वो इसको कैसे लेने वाले हैं, कैसे वो बर्दाश्त करने वाले हैं कि वनराज तो अब दिखेंगे नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कला है जो बहुत मेरे हिसाब से एक स्पिरिचुअल बेंड वाली कला है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर जितना आध्यात्मिक हो, जितना आध्यात्म से जुड़ा हो, उतना बेहतर कलाकार हो जाता है। और कब उसको कहाँ पे क्या करना चाहिए उसकी समझ और गहरी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है। और इसके चलते ही एक एक्टर को ये भी समझ में आ जाता है कि अब बस ओके। कहाँ पे आपको अपनी राह जो है वो थोड़ी बदलनी चाहिए। तो मुझे ये बहुत फ्रीडम मिली उसमें, इतने साल की। यार मैं उसको एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल बना दूं कि ऑडियंस को लगे कि यार अब क्या करेगा ये। तो ये बहुत हुआ भी उसमें, बहुत अनप्रेडिक्टेबल लोगों को लगा भी, महसूस भी हुआ कि यार ये अब वनराज क्या करेगा। तो ये सवाल हमेशा उनके दिमाग में रहता था, और शायद इसीलिए वो इतना इंटरेस्टिंग रहा ऑडियंस के लिए। बट अब क्योंकि 4 साल मैंने इतना खून पसीना एक करके उसमें मेहनत करके उस किरदार को क्रिएट किया, तो मुझे अब ये लगने लगा था कि यार अब बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं रह गया है उस किरदार को देने के लिए। और हालांकि मैं कोशिश करता तो शायद और 6 महीने में खींच सकता था, लेकिन उसके बाद क्या। तो एज एन एक्टर आई ऑल्सो नीड टू ग्रो, grow in every way. Whether I want to do some other character which is again even more challenging, or something that is different than what I've been doing for last 4 years. तो क्या होता है, हर नए किरदार के साथ एक एक्टर एक नए स्पेस में जाता है, मेंटली, फिजिकली भी। तो ऐसे ही हर एक्टर ग्रो करता है या इवॉल्व होता है। तो मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है, तो मैंने वो डिसीजन ले लिया कि भाई चलो, अब और कुछ ख़ास मुझे लग नहीं रहा है कि मैं दे पाऊँगा। और जब तक ऑडियंस के दिमाग में वो कैरेक्टर अच्छा चल रहा है, तब तक ही अपना रास्ता बदलना ठीक है, बजाय इसके कि मैं वेट करूं कि कब ये कैरेक्टर नीचे चला जाए बिल्कुल, फिर मैं छोड़ूं। तो इसलिए सही वक्त रहते मैंने। अब मेरे को याद नहीं आ रहा है सर कि पिछले 10 सालों में टीवी पर किसी सीरियल ने इस तरह से मचाया होगा। क्योंकि मेरे को लगता है एक दौर था जब एकता कपूर के सीरियल्स आया करते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी, जहाँ पे फैंडम ऐसा था कि अगर मिहिर मर जाता है तो वहाँ पे प्रदर्शन होने लगते थे एकता कपूर के ऑफिस के बाहर।
उसके बाद जो अनुपमा सीरियल जो आया है ना, इतनी प्रसिद्धि जो उसको मिली है, आपको क्या लगता है कि अनुपमा के क्या लॉजिक है कि क्यों इतना फेमस हो गया वो सीरियल? क्या कोर थॉट क्या आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा शो एक ऐसे वक्त पे आया जब टेलीविज़न पे आप जो शोज़ देखते थे वो सारे ऐसे शोज़ होते थे जिसमें बहुत बड़े बड़े सेट्स आपको देखने को मिलते थे, वाइट प्लश पैलेसेस, actors with a lot of jewelry, great clothes, heavily decked up, जो कई सालों से चल रहा था एंड द सक्सेस रेट वाज नॉट वेरी गुड. उसी बीच में एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर केम इन अ कॉन्सेप्ट जिसमें एक ह्यूमन स्टोरी आई, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी और वो, ये लव ट्रायंगल वाली एक कहानी आई. और ये कहानी जो थी वो सेटअप थी एक मिडिल क्लास बैकड्रॉप. और हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां पे मिडिल क्लास सबसे बड़ा सेक्शन है और ज़्यादातर लोग उसी मिडिल क्लास के हैं, चाहे वो आज की डेट में अमीर हो, बहुत पैसे वाले हों, या मिडिल क्लास में ही हो, या जो लोग बाहर रहते हैं, ओवरसीज रहते हैं, यूएस में, यूके में, कनाडा में, एनीवेयर इन यूरोप और वेरेवर, सभी लोग कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास से उठ के गए हुए हैं. तो क्या हुआ कि उस बैकड्रॉप में जहां पे आपने एक दादा दादी देखे, एक माँ बाप देखे, एक भाई बहन, एक मामा, एक बुआ, तो वो जो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं ना, मुझे लगता है हर फैमिली हिंदुस्तान में या वर्ल्ड ओवर उस फैमिली का कोई ना कोई एक किरदार या कैरेक्टर जो था वो हमारे शो के किसी ना किसी कैरेक्टर से रिलेट कर गया. तो सबका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन गया उस शो से. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैड अ ग्रेट स्टोरी विच वाज वेरी ह्यूमन, कि हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड हैज़ अ गर्लफ्रेंड जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है. क्योंकि जो शादी हुई थी वो उसने अपने माँ बाप के कहने पे इसलिए कर ली थी क्योंकि वो जिससे प्यार करता था वो लड़की उसे डंप करके चली गई थी. तो ही हैड लॉस्ट ऑल होप एंड फेथ इन लाइफ. तो उसने आके पिताजी को कह दिया कि जो है आप जिससे कहेंगे मैं कर लूँगा. तो उसने शादी कर ली. प्यार नहीं था शादी में. तो शायद यही वजह थी कि कहीं आगे जाके जब वो थोड़ा सक्सेसफुल हुआ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और उसने सक्सेस पाई, तो जब जिससे वो मिला लड़की से, उससे उसको कनेक्ट हुआ और उससे बहुत जेन्युइन प्यार, उसको भी बहुत, दोनों एक दूसरे को बहुत जेन्युइनली प्यार है. अब ऐसी सिचुएशन किसी की ज़िंदगी में आ सकती है ना, वो ह्यूमन स्टोरी है. और अगर आती है तो फिर क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे आप डील करेंगे ऐसी सिचुएशन से, कैसे आप अपने जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनसे कैसे डील करेंगे, या आपके जो माँ बाप हैं वो कैसे इस सिचुएशन से डील करेंगे, और कैसे आप उस सिचुएशन को रखेंगे भी और छुपाएंगे भी. तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो सारी उस शो में थी, सारे डायनेमिक्स रिलेशनशिप्स के, ये इतनी खूबसूरती से लिखा गया था. शुरू के जो 1.5-2 साल से बहुत खूबसूरत थे उसमें. तो शायद यही वजह थी कि वो कल्ट स्टेटस हमारे शो को मिला, क्योंकि ऑडियंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड दे जस्ट कंप्लीटली लव्ड एवरी इमोशन दैट वाज बीइंग पोर्ट्रेड इन द शो थ्रू द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स. बिल्कुल सर. ये जो प्यार है ना, ये सिर्फ आपके फैंस तो आपको देते ही हैं जी. एक जगह कहीं मैंने पढ़ा कि जो अनुपमा का किरदार जो निभा रही है रूपाली कांगले, तो उनके साथ आपने पॉडकास्ट भी किया है, उनके साथ आप अवार्ड शो में दिखते हैं, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है. कहने वाले ये भी कहते हैं कि उनके साथ आपके मनमुटाव थे, मतभेद थे, इसकी वजह से आपने वो शो छोड़ा, जबकि आपने अभी बताया कि वो आपका कहीं ना कहीं वो फैसला था. जी. इस तरह की खबरें कभी परेशान करती हैं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी. वो सब जब मुझसे सवाल पूछते ना कि हमने ये रूमर सुना है, तो मैंने कहा आपके सवाल में जवाब है. रूमर है तो उसको रूमर रहने दो ना, उसे सच्चाई से जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो. तो जो चीज़ रूमर है उसको रूमर ही रहने देना चाहिए, मज़े लेने चाहिए. खबरें छपने क्या है, मैं तो पैसे भी नहीं दे रहा हूँ उसके लिए. फ्री में PR हो रहा है. फ्री में आप छाप रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, नो प्रॉब्लम. ओके. काफ़ी बातचीत हो गई अनुपमा के बारे में जी. और मेरे को लगता है कि अब इससे आगे बढ़ जाना चाहिए हम लोगों बिल्कुल, को भी, और बिल्कुल, मैं भी ऑडियंस आगे को भी बढ़ आगे चुका हूँ. बढ़ना चाहिए. मैं आगे बढ़ चुका हूँ.
पॉडकास्ट में आगे बढ़ने के लिए मेरे को थोड़ा पीछे जाना होगा आपके करियर में, जी और अब फिल्मों का जिक्र करते हैं। जी, आपकी पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म थी खिलाड़ी 420, दैट्स राइट, राइट? दैट्स राइट। अक्षय कुमार की फिल्म में आप आते हो और मेरे को पता चला कि शायद अक्षय कुमार ने आपको खुद बुलाया था और ये रोल ऑफर किया था। जी 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 जी। क्या हुआ था? तो उस वक्त मैं मॉडलिंग करता था। मेरा एक एड था एक बियर ब्रांड के लिए, Okay. जो तो मैंने बियर पीते हो आप अभी? हाँ वैसे तो पी लेते हैं, चलता ऑफ कोर्स पी लेता हूँ। अब तो ऐसी उम्र है कि माँ बाप से नहीं पूछना पड़ता। ओके। पर उस वक्त मेरा एक जो ये बियर वाला ऐड था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से कंट्री में उस वक्त वो टॉप का टॉपिक चल रहा था, क्योंकि वो उसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था। और वो डायरेक्ट किया था कुणाल कपूर ने, जो शशि कपूर साहब के बड़े बेटे हैं। अच्छा, ओके। तो कुणाल मेरे मित्र भी हैं और उनके साथ मैंने बहुत बहुत सारी कमर्शियल्स, टीवी कमर्शियल्स किए थे उस वक्त। उसमें से एक ये था जो बहुत सुपर हिट हो गया था। तो उसके चलते ही अक्षय के एक भाई थे जो अब नहीं है इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली, वो मेरे मित्र थे बहुत अच्छे, तो बड़ा प्यार और रिस्पेक्ट को करते थे। तो उन्होंने एक दिन बोला कि भाई अक्की भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं, उनकी कोई फिल्म है, तो उसके लिए उसमें एक पैरेलल हीरो चाहिए, तो उसके रोल के लिए वो तो मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं। तो मैं गया था मिलने के लिए, तो वहाँ मिला था मैं इधर फिल्मिस्तान स्टूडियो में, और मैं नीरज भाई से मिला, नीरज वोरा, द लेट नीरज वोरा, जो राइटर भी थे, डायरेक्टर भी ग्रेट थे, आदमी, बहुत हेरा फेरी, गोलमाल। ही वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। तो उनकी पहली डायरेक्टोरियल थी, तो उनसे मिला और बस मामला जम गया। तो आई वॉज लॉन्च्ड एज अ पैरेलल लीड विद अक्षय कुमार ऑपोजिट महिमा चौधरी। वो पहली फिल्म बनी मेरी, अच्छा एक्सपीरियंस था। आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, बट फिर भी मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अक्षय कुमार के बारे में बोला जाता है कि सुबह सुबह आ जाते हैं, वो एकदम कट टू कट काम होता है। बाकी सबके सेट में होता है कि आप लेट से आ रहे हो, लेट से जा रहे हो, वहाँ पे बहुत ही डिसिप्लिन वे में काम होता है। अक्षय कुमार एज एन एक्टर आपको कैसे लगे जब आप उनके साथ काम, क्योंकि आपने उनके साथ फिर बाद में भी सिंग इज किंग भी किया, जी राइट? जी। क्या अनुभव था आपका अक्षय कुमार के और साथ? उसके बाद मैंने रोबो 2.0 रोबो 2.0 भी किया आपने, हाँ। तो अक्की पाजी के साथ मेरा क्या था कि मतलब ही इज़ ऑल्सो देसी आदमी, यू नो, हंसी मजाक वाले, और वो चुटकुले बोलने वाला, वो होता है ना एक टिपिकल कि जोक सुनाने हैं और अच्छे अच्छे जोक, तो वो कुछ ना कुछ प्रैंक करना और ये सब मजाक मस्ती। तो उनके साथ वैसी रिलेशनशिप मेरा बन गया, और हम लोग आपस में हमेशा वो पंजाबी में ही बात की है। क्योंकि मेरी मदर जो है वो पंजाब की हैं, तो पंजाबी में हम लोग बहुत बात, मतलब आज तक मुझे लगता नहीं हमारी हिंदी में बात हुई होगी। अच्छा। तो जब भी अक्की बाजी से मुलाकात होती है वो पंजाबी में ही बातचीत होती है, कभी हिंदी में होती नहीं। तो उनके साथ, और तो उनकी मतलब एक उनके फैमिली जो थे, उनकी बहन और भाई और कज़न्स वगैरह, तो एक अच्छा हमारा काफ़ी रिलेशनशिप था सबके साथ, एक पारिवारिक संबंध सा बना हुआ था बहुत साल तक। और हालांकि अभी भी अब मिलना नहीं होता है, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बहुत जैसे मतलब भाई की तरह ही मिलते हैं, वो बड़े भाई की तरह। तो उनके साथ हमेशा काम करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो मस्त आदमी है, खुश रहता है, हंसती मजाक, यू नो, हंसते हंसते मजाक करते करते काम हो जाता है। बस वही चीज़ मैटर करती है इन दी एंड, कि आप खुश होके खुशी खुशी काम करो तो मज़ा आता है। हम लोग छोटे थे सर, हम लोग को याद है कि इस फिल्म की चर्चा क्यों हो रही थी। वो पता चला कि भाई पता है अक्षय कुमार जो है ना, इसमें हेलीकॉप्टर से कूद गया है। वो एक इसी सीन में था ना कि जहाँ पे वो नहीं, वो एक्चुअली उन्होंने एक वो सेस्ना जो क्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट होता है, हेलीकॉप्टर नहीं था। मतलब छोटे शहरों में सर, वही मिडिल क्लास में हम मतलब लोग उनको उतना, लगता है कोई भी पंखे वाली हाँ, चीज़ कोई भी पंखे वाला चीज़ है तो वही हेलीकॉप्टर ही है। बट वो सेस्ना एयरक्राफ्ट था एक्चुअली। हाँ। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है वो करीब 3000 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहा था, जिसके ऊपर वो अक्की पाजी खड़े हुए थे। और वो पूरा सीक्वेंस उन्होंने किया था, एक ही शॉट में किया था, वो दूसरे शॉट में मतलब मुश्किल भी है। तो वो एक शॉट में उन्होंने पूरा सीक्वेंस किया था, जिसमें आपने उनको देखा था वो खड़े हुए हैं ऊपर, उसके ऊपर 3000 फुट की ऊंचाई पे उन्होंने किया था शूट। वो तो डेफिनेटली ये तो सच है ही है कि अक्षय कुमार हैज़ बीन द मोस्ट डेयर डेविल एक्टर। जैसे हॉलीवुड में टॉम क्रूज है, वैसे यहाँ पे अक्षय कुमार है। तो मुझे लगता है कि
जितना क्रेडिट आज की डेट में लोग टॉम क्रूज को देते हैं, उतना क्रेडिट हमें अक्षय कुमार को भी देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे उतनी सहूलियतें या उतनी अच्छी जो है इक्विपमेंट्स ना होने के बावजूद भी अक्षय पाजी ने काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी तगड़े स्टंट्स किए हैं, काफ़ी जो डेथ डिफाइंग स्टंट्स होते हैं वो उन्होंने किए हैं, और उसके लिए मुझे लगता है बहुत हिम्मत और जिगर चाहिए। सपूत फिल्म का एक मेरे को सीन याद आ रहा है कि ट्रक के नीचे वो कार लेके चले जाते हैं और वो पैरेलल वहाँ पे चलते रहते हैं। अच्छा, वो भी नहीं उन्होंने बहुत ऐसी बहुत, चीज़ें की, बिल्डिंग से जंप मारी है, बहुत कुछ किया हुआ उन्होंने। तो यस, डेफिनेटली ही इज डेफिनेटली डन अ लॉट ऑफ ग्रेट स्टंट वर्क व्हिच नीड्स स्पेशल रिकग्निशन आई फील। अभी सिंघम अगेन में भी देखिए वो हेलीकॉप्टर से लटक के आते हुए, और जब चूंकि अक्षय कुमार और सिंघम अगेन का जिक्र हो गया तो सिंघम की बात करते हैं, सिंघम 1 की बात करते हैं। जी, सिंघम 1 जब शुरू होता है तो कुछ 10-15 मिनट में इस्टेब्लिश किया जाता है कि एक इंस्पेक्टर है जिसको करप्शन के आरोप जिस पर लगाए दिए जाते हैं, और वो खुद को गोली मार देता है, और पूरी फिल्म उसको कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने के कोर थॉट पे ही चलती है। वो इंस्पेक्टर का रोल आपने किया था जी, इंस्पेक्टर कदम, राइट? राकेश कदम, राइट। सिंघम में काम करने का क्या अनुभव था, और ये फिल्म कैसे आपको मिली? देखिए तब तो सिंघम थी नहीं। मुझे जब बुलाया गया था तो मैं मिला था, रोहित से मिला था, और रोहित ने मुझे बताया कि भाई स्पेशल अपीयरेंस है, और मैं बस इतना कहूँगा कि लोग याद रखेंगे इसको, तो एक बार नरेशन ले लो। तो मैंने नरेशन ले लिया, तो मैं स्तब्ध रह गया था, क्योंकि वो नरेशन इतना बढ़िया एक तो देते हैं, दूसरा मुझे ये तो समझ में आ गया कि वो कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, बावजूद इसके कि वो एक स्पेशल अपीयरेंस है। तो आई एम नॉट वेरी कीन ऑन डूइंग स्पेशल अपीयरेंसेस, बट वो उसके लिए मुझे उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि नहीं, ये स्पेशल अपीयरेंस जो है ये एक ऐसा है जो लोग याद रखेंगे, और वाकई में आज तक लोगों को वो याद है, क्योंकि वो उससे ही मुझे लगता है वो पूरा सिंघम का पूरा टोन उसी से सेट हो गया। राइट। ऑनेस्ट कॉप जिसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, कहीं पे इमोशनल वीकनेस में वो अपने आप को मार लेता है, ख़त्म कर लेता है। देन कम्स अनदर ऑनेस्ट कॉप जो ये जानता है कि इसके ऊपर वो किया गया है, और फिर वो उसकी बीवी और बच्चे के लिए बदला लेता है, और तब से वो सिंघम 1, सिंघम 2, सिंघम 3 इस तरह से चल रहा है, ब्रांड चल रही है। तो इट इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट आई एम हैप्पी आई डिड, कि वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा जो है वो लोगों के दिलों में इतना गहराई से बैठ गया था। आपने बताया रोहित शेट्टी को आप पहले से जानते थे? जी, रोहित से मैं पहले से, कैसे, क्या? नहीं हम लोग एक एक्चुअली हमारा मुलाकात होती थी, एक स्पिरिचुअल गुरु थे, उनके आना जाना रहता था। तो वहीं पे गुरुजी ने ही एक बार हम लोग को मिलवाया था, ये कह के कि मतलब ये रोहित हैं, ये फिल्म बना रहे हैं, और फिर शायद मुझे बाद में बताया था कि उन्होंने वो फिल्म भी डायरेक्ट की थी, एक जो अभिषेक के साथ उन्होंने बनाई थी, अभिषेक और बोल बच्चन? ना, वो ये बहुत पहले की उनकी पहली फिल्म थी रोहित शेट्टी। जमीन। हाँ, जमीन नाम था ना शायद। हाँ, अजय देवगन, और हाँ पहली फिल्म वो थी जो एयरक्राफ्ट, हाँ वही है। तो वो फिल्म उन्होंने बनाई थी। तो ऐसी तो तब से ही उनसे मेरी पहचान थी, बट ऑब्वियसली लेटर उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई कि आज तक लोग कल्ट क्लासिक्स। हाँ, कल्ट क्लासिक्स बनाई हैं। तो ही हैज़ बीन अ फिनोमिनली सक्सेसफुल डायरेक्टर। तो बस वही थी कि पहचान थी, और बट ये फिल्म जो बने सिंघम की, वो तो खैर पहचान की वजह से नहीं की, वो इसलिए की क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया था, और आई एम ग्लैड कि वो इतना सक्सेसफुल रहा कैरेक्टर। बिल्कुल। तो सर ये तो जिक्र हो रहा है आपके हिंदी फिल्मों की, आपने हॉलीवुड में भी एक काम किया, और ऐरे गैरे किसी इंसान के साथ नहीं, जैकी चैन के साथ आपने काम किया। जी, मैंने कहीं पढ़ा कि जैकी चैन जो है वो आपके जूते को एक बार उन्होंने साफ़ किया था, क्या माजरा था पूरा? वो उनका मैंने एग्जाम्पल, एक्चुअली मुझसे जब पूछते हैं लोग कि आपने जिन एक्टर्स से काम किया है, या ह्यूमिलिटी, या जो ह्यूमिलिटी आप में, जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि आप में ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे, तो मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई मैं भी सीखा हूँ ज़िंदगी में, और ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया जहाँ मुझे ये सब शायद बहुत ज़्यादा हिट किया कि एक एक्टर, एक स्टार इतने बड़े लेवल पे काम करने के बाद, ग्लोबल आइकॉन होने के बावजूद भी
अगर इतना हम्बल हो सकता है कि वो एक शॉट के बीच में कि टाइम ना वेस्ट हो कि एक सेटिंग वाला लड़का आए, कपड़ा लेके आए और वो साफ करे बैठ के जूता तो मैं खुद ही कर देता हूँ। तो वो ऐसे ही कुछ सिनेरियो था जहाँ पे जैकी बैठ के ऐसे जूता उन्होंने क्लीन किया ताकि वो निशान ना बने। तो मैं वो खड़ा हुआ था, मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा अरे सर ऐसा कुछ मैंने किया, तब तक वो बैठ गए थे, वो उन्होंने साफ़ सफाई चालू कर दी। तो मैं वही देख रहा था कि यार जैकी चैन मेरे जूते साफ कर रहा है बैठ के। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मतलब ये कितना बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि वो कुछ बन गए हैं लाइफ में। एक ऐसा इंसान जो ग्लोबल आइकॉन है, वो एक कंप्लीट अननोन एंटिटी इन फ्रंट ऑफ हिम। और ये मैं आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो इतना ज़्यादा हम्बल हो सकता है तो हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो मुझे फिर उसके बाद जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, इंसान की उम्र बढ़ती है, आप ये चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, और अगर आपको समझ में आ जाए तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है उसके बाद, क्योंकि फिर आपके लिए जीवन बड़ा आसान हो जाता है। आपका एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक होता है अहम। उसमें बहुत फर्क है। अभिमान और स्वाभिमान। स्वाभिमान बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। स्वाभिमान होना चाहिए, अहम या अहंकार नहीं होना चाहिए। वो कब बदलता है पता नहीं चलता। तो इसलिए अपने आप को बहुत कॉन्शियस लेवल पे हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वो स्वाभिमान जो है वो अहंकार में ना बदले। राइट सर, आपने भी कुछ देर पहले ह्यूमिलिटी की बात की। आपने द ग्रेट थलाइवा रजनीकांत साहब के साथ भी काम किया, अरे बाप रे, रोबो 2.0 में। जी। आपने एक जगह कहा कि आप जितनी दफ़ा रजनीकांत साहब से बात करने जाते थे वो खड़े हो जाया करते थे, और खड़े होके ही वो आपसे बात करते थे। हाँ, वो एक्चुअली उनका एक वो कमाल का मैंने देखा है पैटर्न कि अगर उनसे कोई मिलने जाता है तो मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर वो बैठे हैं यहाँ बैठे हैं इस कुर्सी पे, और आप अगर उनके 10 फुट के दायरे में आ गए तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं। सबके साथ। सबके साथ। वो कभी भी बैठ के ऐसे बात नहीं करेंगे आपसे। या तो आप बैठ जाइए या फिर वो खड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं तो बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इन लोगों से अगर कोई सीख ले तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई आपका को एक्टर नहीं सिखा सकता, कोई ऐसे गुरु नहीं सिखा सकता है। ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस सिखा सकता है। जीवन में जो आपके एक्सपीरियंस है, लोगों को देख के या कोई इंसिडेंट देख के, वो आपको अगर दैट इज़ आई ऑलवेज से लाइफ टीचेज यू। और लाइफ के हिस्से में ऐसे लोग आते हैं जहाँ पे मैं उनके साथ काम कर रहा था, तो मैंने देख लिया ये कि वो किस तरह से हैं। वो मुझे समझ में आ गया कि अगर रजनीकांत ऐसा कर सकता है तो हम कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर। सर, आपकी एक और फिल्म मुझे याद आ रही है, सिंह इज किंग। सिंह इज किंग का उस समय बहुत क्रेज़ था, और इसकी कॉमेडी ज़बरदस्त थी। फिल्म ने ज़बरदस्त कमाई की थी। अनीस बज्मी साहब इसके डायरेक्टर। और फिर जो एक आप लोगों का जो जत्था था ना, आप, सोनू सूद, यशपाल शर्मा, इनकी जो कॉमेडी हो रही थी ना, वो अलग लेवल की कॉमेडी चल रही थी, राइट? तो जब आपने ये फिल्म किया, उस समय कहीं दिमाग में ये था कि इतने सारे कलाकार हैं, इसके बीच में एक छाप छोड़नी है। और मेरे को लगता है कि उससे पहले कुछ वैसा कॉमेडी में आपने रोल किया भी नहीं था। ये आपके लिए एक चैलेंजिंग होने वाला था। उस फिल्म का अनुभव के बारे में बताइए सर। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि हालांकि मेरी कोई ऐसी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी कोई बहुत सुपर हिट फिल्म आई एज अ हीरो या जो भी है, बट मैं एज अ हीरो ही फिल्में करते आ रहा था। और क्योंकि मैंने इतनी सारी फिल्में की हुई हैं, अब तो खैर 50 के ऊपर चला गया काउंट, बट तब तक भी मैं काफ़ी फिल्में कर चुका था। और हैविंग बीइंग हीरो और द मेन लीड ऑपोजिट heroines like महिमा चौधरी और रवीना टंडन और प्रियंका चोपड़ा और
ग्रेसी सिंह और ऋषिता भट्ट और ऑल दीज गर्ल्स, तो एक दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट होता है कि बॉस मैं हीरो हूँ। तो जब मेरे मैनेजर मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई ये फिल्म है और इसमें ये कैरेक्टर है। तो मैंने कहा यार पागल हो गया, तो मुझे हीरो से कैरेक्टर रोल में लेके जा रहा है, ये कैसी बात है। तो उसने मुझे फिर समझाया, बोला ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये अलग चीज़ बन रही है थोड़ा सा, एंड इट विल गो डाउन द हिस्ट्री। बोला एक बार चल के नरेशन ले लेते हैं अपन। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं नरेशन के लिए गया, अनीस भाई ने मुझे नरेशन दिया, अनीस बज़मी ने। तो उन्होंने नरेशन दिया और मुझे मतलब मैं आई वॉज अमेज्ड एट द नरेशन, क्योंकि वो भी नरेटर बहुत गजब के हैं। अच्छा। तो इतना बेहतरीन उन्होंने मुझे बताया है, मेरा तो दिल खुश हो गया था सुन के कि यार ये कमाल की पिक्चर बनाने वाले हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं सुधांशु, कि इस पूरे कुनबे में जो है इसमें, उसमें एक आप ही का कैरेक्टर है जिसको एक और ट्रैक है, जो एक लव ट्रैक हम दिखाने वाले हैं। तो बोले कि यू डोंट हैव टू वरी, इट इज़ एवरीबडी इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर, एवरीबडी। पहली बार ये अनसॉन्ग कास्ट थी कि सब लोग एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वेदर इट वॉज अ नेहा धूपिया और सोनू सूद और सुधांशु पांडे और यशपाल शर्मा और ओम पुरी या किरण खेर, सब लोग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे। तो फिर मैं कन्विंस हो गया और उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली फिल्म तो हिस्टोरिकल बनी गई वो, बट बड़े मज़े आए क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कॉमेडी करना इतना बड़ा चैलेंज रहा मेरे लिए, क्योंकि वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है नेचुरल फ्लेयर है मेरे अंदर उस चीज़ का। और दूसरा ये कि जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं या जब आप किसी ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ पे सभी लोग बहुत मज़ेदार हैं, तो अपने आप जो है वो केमिस्ट्री और वो हंगामा कुछ इस तरह से होता है कि बनता ही चला जाता है। सब चीज़ें बहुत अच्छी। और हम लोग सब एक ही जगह पे थे, एक ही होटल में हम लोग ऊपर नीचे सब ठहरे हुए थे, अक्की पाजी, कटरीना, नेहा, हम सब जितने भी लड़के लड़कियां थे सब एक ही जगह पे रह रहे। तो बड़ा मज़ा आया। 2 महीने के लिए हम लोग गोल्ड कोस्ट में थे ऑस्ट्रेलिया में, और शूटिंग करते थे, मज़े करते थे, बैठते थे, खाते पीते थे, वॉक करते थे। तो 2 महीने बड़े बेहतरीन निकले वहाँ पे, और उससे ज़्यादा बेहतरीन हमारी पिक्चर बन गई इससे। ओके सर, अब आपके उस काम का जिक्र करते हैं कि एक्टर तो आप हो ही, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो एक गाना आया था, तू ही मेरा प्यार गोरी तू ही मेरा प्यार। तो बैंड ऑफ बॉयज़ करके एक बैंड हुआ करता था, और उसके आप सदस्य हैं। जी, हैं या थे, क्या बोला है, क्योंकि हैं बोल सकते हैं, हैं बोल सकते हैं, क्योंकि फिर से रियूनियन हो गया फिर है। से, हाँ, फिर से हम बैक राइट, विद गोरी अगेन गाना भी आया है, गोरी अगेन गाना है। गाना भी आया है। इस गाने का सर क्या क्रेज़ था? आपने बताया शुरुआत में सर कि शर्ट्स फाड़ दिए जाते थे। जी, आज के जनरेशन को ये बताइए सर कि वो गाना क्या था और क्या क्रेज़ था उस वक्त सर उसका? तो 2002 में हम लोग ने वो बैंड लॉन्च किया था, और हमारे कुछ गाने आए थे जिसमें पहला गाना था मेरी नींद उड़ गई है। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है। ये हमारा पहला गाना था। और दूसरा गाना था गोरी, जो आपने अभी बताया। चाहा तुझे है जहाँ से भी ज़्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पालूं तुझे तो पालूं जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। तो ये जो 2 गाने थे हमारे क्या बात, हाँ, वाह। तो ये जो गाने थे हमारे पहले 2 गाने थे जो रिलीज़ हुए थे, और इनके वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। और मुझे जहाँ तक याद है ग्रैमी लिस्ट में आ गया था डाउनलोडेड सॉन्ग्स में, मोस्ट डाउनलोड सॉन्ग्स में। अच्छा, ग्रैमी लिस्ट। हाँ, तो और हमारे शोज़ भी ऐसे ही होते थे जहाँ पे स्टेडियम भरा होता था 20-20 हज़ार लोगों से, और लड़कियाँ रो रही होती थीं, बैंड मेंबर के कपड़े फाड़ दिए जाते थे। आपके फटे? मेरे भी फटे, मेरे बैंड मेंबर्स के भी फटे। और वैसे तो मैं उस चीज़ को कोई बहुत बड़ा तमगा या मेडल नहीं मानता हूँ, बट अंडर गारमेंट्स भी आते थे, अच्छा, फेंके जाते थे स्टेज पे। ओह
ओके। तो उस तरह की पॉपुलैरिटी, उस तरह का क्रेज़, उस तरह का फेम, रोना चीखना चिल्लाना वो सब होता था। तो बहुत बड़ी रेंज था हमारा बैंड। और क्योंकि मैं इतने समय के लिए नहीं था और अब मैं वापस आया हूँ, तो हम लोगों ने फिर से सोचा कि यार अब ज़िंदगी में सब लोग इवॉल्व भी हो गए हैं, थोड़ा सा सेटल भी हो गए हैं, थोड़ा सा ठहराव आ गया है हर चीज़ में। तो अब क्यों ना फिर से कुछ अच्छा म्यूज़िक निकाला जाए, बनाया जाए। तो अब हम लोग उस प्रोसेस में एक एल्बम रिलीज़ कर दिया हम लोगों ने। बैंड ऑफ बॉयज़ रीइग्नाइट करके आया एल्बम, और उसमें वो गोरी अगेन वाला गाना है। गोरी अगेन इसलिए डाला ताकि लोग पहले उससे रिलेट कर पाएँ, और कुछ फील भी उसी तरह का गाने का। वो भी मैं आपको गाने की एक लाइन सुनाता हूँ। हाँ प्लीज़ सर। और ये तेरे संग संग देखे हैं कई रंग, कभी सर्द तो कभी तीखा रे, दिल में वही तरंग बदला हो चाहे ढंग, प्यार ना हुआ कभी फीका रे, हो कल आज और कल भी चाहत ना हो ये कम, मेरे दिल की धड़कनों में तू ही है सनम, वादा तेरा मेरा जन्मों का, गोरी गोरी ओरी छोरी गोरी गोरी। तो ये जो है, ये हमारा अभी का गाना है। और अब हम लोग सेकेंड एल्बम भी हाफ वे रिकॉर्ड कर चुके हैं, लाइव शोज़ की तैयारी हो रही है, इंडिया टूर का प्लान चल रहा है, तो सब कर रहे हैं, म्यूज़िक बनाएंगे, पैशन है, प्यार है म्यूज़िक से, और हम सब इतना कुछ अचीव कर चुके हैं। आई एम श्योर कि आगे भी हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जो आज की जनरेशन को भी उतना ही पसंद आए। ओके। बैंड ऑफ बॉयज़ की बात हो रही है, और वो एक ज़माना था जब आपकी प्रसिद्धि इतनी थी। ये वही दौर था जब कुछ लोग ऐसा भी बोलते थे कि यार सुधांशु पांडे गे हैं, क्योंकि बैंड ऑफ बॉयज़, ये भी एक मिथ चलता था उस समय। हाँ, नहीं एक्चुअली उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये सवाल बड़ा डिफरेंट है। आपने पता नहीं कहाँ सुना। मैं कई बार, मुझे जब याद आता ना ये चीज़, तो मैं बताता हूँ और बड़ा मज़ा आता है सुनने हाँ में। सर बताइए। उसमें क्या हुआ था कि एक बार हमारे एक पड़ोसी थे, मित्र थे, हस्बैंड वाइफ, और वो, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग सब वहाँ पे उठना बैठना अपना रोज़ का होता था। मोना पांडे नाम है उनका। मोना नहीं? मोना हाँ। मोना और मैं, और वो थे उनके हस्बैंड वाइफ, वो हमारे पड़ोसी थे। तो एक दिन शायद वो कहीं ऑलिव गए होंगे, ऑलिव एक रेस्टोरेंट है यहाँ पेंड्रा में, तो वहाँ गए। तो जो हमारा गाना था ना पहला, मेरी नींद उड़ गई, तो उसमें एक लाइन आती, ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ। तो वो जो लाइन थी उसमें मेरा कुछ स्टेप ऐसे था, ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ। ओके। अब वो जब बाहों में आ जब मैंने किया, तो मेरे आउटफिट में यहाँ पे एक स्लिट था। अब वो स्लिट क्योंकि फैब्रिक हैवी था तो वो खुल गया इतना, ठीक है ना, तो छाती पूरी एक्सपोज हो गई। और उसमें वो कुछ ऐसा स्टेप किया जब मैंने, तो लोगों को ये लगने लगा कि यार ये जो है ये गे है लगता है लड़का। तो लोगों को नहीं लगा, कुछ लोगों को लगा। वैसे तो सारे जानते ही थे, बट जो लोग पर्सनली नहीं जानते थे उनको लगा कि शायद सुधांशु पांडे गे है। तो ये हस्बैंड वाइफ ऑलिव गए होंगे, तो वहाँ पे किसी वो वीडियो चल रहा था, तो वहाँ पे किसी की बातचीत चल रही थी जो इन्होंने सुनी। तो उन्होंने आके बताया कि ऐसा ऐसा हमने सुना। तो हम लोग बहुत हंसे उस बात पे। मैंने कहा देखो यार, आदमी स्क्रीन पे जब आता है और जो करता है, जैसे करता है, उसमें कितना ध्यान रखना चाहिए, वरना लोग कितनी जल्दी ओपिनियन बना लेते हैं। सही बात। कोई बुराई नहीं है कि आदमी गे है, क्यों नहीं यार, बहुत सारे दुनिया में गे ब्रिगेड काफ़ी है और वो लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे कलाकार भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मैं गे नहीं हूँ। तो जब मुझे बोला गया तो मुझे बड़ी बहुत उस बात पे मुझे हंसी आई थी। तो खैर एनीवे, वो भी एक फेज़ था। सर, इंटरनेट पर तरह तरह की बातें लिखी जाती है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप जो पोस्ट करते हैं या आपके जो वीडियोस आते हैं, आप जो इंटरव्यूज़ देते हैं, उससे एक ओपिनियन बनता है। आप जो इस तरह से महाकाल का ज़िक्र करते हैं या जो आप पूजा पाठ करते हैं, आपके बारे में भी एक नैरेटिव मैंने कहीं पढ़ा कि ये सेट हो गया है कि शायद आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आप इसीलिए इतना पूजा पाठ वाले इमेज को आप कैरी कर रहे हो।
क्या लगता है आपको इस बात में कितनी सच्चाई है? पता नहीं क्यों, अगर अगर ऐसा है तो अगर कोई कोई इंसान जो इस्लाम फॉलो कर रहा है, अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो क्या वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो अगर मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पॉलिटिशियन बनने वाला हूँ। पूजा पाठ का पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। पूजा पाठ तो आध्यात्म से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है। और सनातन जो है वो, एक तो क्या है कि धर्म की डेफिनेशन बिल्कुल बदल दी गई है। धर्म को इतना नेगेटिव कॉनोटेशन क्यों दे दिया गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ट्रू। धर्म तो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच है। आप अच्छा कर्म करें, यही आपका धर्म है, यही सनातन है। अच्छा कर्म करना ही तो धर्म होता है ना। धर्म क्या होता है? धर्म यही होता है। बुराई का नाश करना भी धर्म है, ये भी सनातन ही है। तो पूजा पाठ करना ये मेरी पर्सनल चॉइस। तो अगर आप कह रहे हैं कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं पूजा पाठ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, तो फिर मेरा सवाल वो रेलेवेंट है कि अगर कोई इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा है। राइट। करेक्ट। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बहुत ही बेसिर पैर की बात है। इसका कोई भी लेना देना नहीं है मेरी सोच से। और अगर मुझे पॉलिटिक्स में जाना होता तो मैं आज भी जा सकता था, कुछ साल पहले भी जा सकता था। पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको जनता की सेवा करने की ज़रूरत है और आपको बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की डेट में लोग बहुत इवॉल्व हो गए और लोगों की समझ बहुत बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है। उनको पता है कि यार ये इंसान काम कर रहा है, इतने सालों से काम कर रहा है, इतने सालों से सेवा कर रहा है, तो अगर ये कल को इलेक्शन में खड़ा हुआ तो इसको वोट देंगे क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत काम किया हुआ है। वो ये नहीं देखेंगे कि ये पूजा पाठ कर रहा है इसलिए इसको वोट दो, ऐसा तो नहीं है। राइट। तो ये बिल्कुल ही बेसिर पैर की बात है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को तो मैं कोई, लिखने वाले ऐसा ही लिखते रहेंगे। हाँ, लिखते बातें रहेंगे, उस होती चीज़ को कोई रहेंगी। इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुलझे हुए आप सर व्यक्ति हैं सर, जो कि मेरे को लगता है आपने इतना कुछ देखा। आप वो हैं जो ऐश्वर्या राय ने आपके बारे में एक बार कहा था कि यू आर द नेक्स्ट सुपर मॉडल। हाँ, जब हाँ, वो बहुत साल पहले की बात है। जी, उन दिनों में आप काम जी, किया जी, जी, करते जब मैंने शुरुआत की थी। राइट राइट राइट। मिलिंद सोमन आपका चेहरा दिखाते रहते थे लोगों को पकड़ पकड़ के। हाँ, जब नया नया आया तो हाँ, दे वर ऑल माय, आई मीन मिलिंद तो ऑब्वियसली वाज माय वेरी वेरी सीनियर। दे वर ऑल वेरी काइंड टू मी जब मैंने शुरुआत की थी। क्योंकि शायद मैं एक तो जिस तरह से मैं लॉन्च हुआ था, मेरा एड उस टाइम पे बहुत बड़ा रिलीज़ हुआ था, बहुत बड़ा रिलीज़ हुआ था और मैं सिर्फ 19 साल का था। तो मुझे बहुत प्यार अब मिला। कितने साल के हैं सर आप? इसको वैसे तो पूरी दुनिया जानती है, बट इसको राज ही रहने राज ही देते रहने देते हैं। आपके 2 बेटे हैं सर। जी, मेरे 2 बेटे। वो कितने साल के हैं सर? मेरा बड़ा बेटा 23 साल का है, 23, और माय यंगर वन इज 16। यंगर वन इज विवान, द ओल्डर वन इज निर्वाण। ओके, निर्वाण एंड विवान। उन लोगों के साथ कभी ये जो अभी जेन जी और जेन अल्फा है, इन सब टर्म्स पे कभी बात होती है कि जैसे सिचुएशनशिप एक आ गई, बेंचिंग आ गई टर्म, घोस्टिंग होता है आजकल, ये सब पता है आपको कुछ? नहीं, ये सब टर्म्स तो वही, अगर कभी ऐसा कुछ आ जाए जो मुझे ना समझ में आ रहा तो वो एक्सप्लेन कर देते कि पापा इसका मतलब ये है। हाँ हाँ। अदरवाइज तो मेरे बच्चे थोड़े से अलग हैं। दे आर नॉट, मतलब इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, और वो फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं सो कॉल्ड, और वो बड़े भी हुए हैं ऐसे ही लोगों के बीच में देखते देखते। हमारे जो मित्र गण हैं, जो एक्टर्स हैं, सब अच्छे ही लोग हैं। तो उसके बावजूद भी वो लोग बहुत हट के हैं ज़रा सा, दोनों बच्चे। एंड आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे दोनों बेटे बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जैसे हो सकते थे, विद द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस देव हैड। सिंपल है। आई थिंक उनको संस्कार भगवान की कृपा से बहुत अच्छे मिले। सो दे हैव ग्रोन अप टू बी वेरी नाइस बॉयज़, वेरी सॉर्टेड, मैच्योर। कई बार मुझसे भी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं वो, ओके। इवन एट दिस एज। तो मुझे लगता है कि वो बहुत सॉर्टेड है। और मेरा बड़ा बेटा है, वो ही इज़
परस्यूइंग टू बी एन एक्टर, बट वो एक्टर भी है। उसने अभी एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है अच्छा, जो उसने खुद प्रोड्यूस भी की है, ओके, खुद ही लिखी भी थी और खुद ही डायरेक्ट भी की है और एक्टिंग भी की है। तो वो फिल्म फेस्टिवल्स में गई हुई है और अच्छा, nice. 2-3 जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। सो ही इज़ सॉर्टेड। आप नाम लेना चाहोगे शॉर्ट फिल्म के? शॉर्ट फिल्म का नाम, हाँ, उसका नाम है द इनविजिबल बॉन्ड Okay. एक्चुअली। और वो अभी फेस्टिवल्स में इनफैक्ट पता नहीं वो नाराज़ होगा सुन के, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी प्राउड कि उसकी फिल्म को अभी 2 अलग अलग फेस्टिवल्स में अवार्ड मिल भी गया है। एक में बेस्ट डायरेक्टर इन दैट कैटेगरी एंड बेस्ट फिल्म अवार्ड, और एक और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है तो उसे। सो आई थिंक ही इज़ डूइंग वेल। उसकी सोच बहुत अच्छी है। ही राइट्स वेरी वेल। तो ओके, एंड एक्टर तो है ही अच्छा वो। ही इज़ क्वाइट प्रोफाउंड, आई मीन प्रोफाउंड, वेरी प्रोफाउंड फॉर हिज एज। ही इज़ ओनली 23, बट बहुत प्रोफाउंड है। तो मुझे लगता है ही इज़ डूइंग, आई मीन ही इज़ सॉर्टेड। एंड द यंगर वन हैज़ पिक्ड अप culinary, मतलब उनको शेफ बनना हाँ है वो तो तो वो आपने अपना, बताया, हाँ। तो ही इज़ ऑल्सो सॉर्टेड वेरी क्लियर इन द माइंड। आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जेन ज़ी एंड हमारे ज़माने के लोगों में, कि हम लोग को क्लैरिटी मिलते मिलते आज तक हम लोग क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, बट वो लोग इतना क्लियर हैं ऑलरेडी 15-16 साल की उम्र से कि वो हमको भी समझा सकते हैं। 22 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी, जी, राइट? उसके जी। बाद आप बम्बई आते हो। जी। बम्बई में इतना सारा वक्त गुजारने के बाद, इतना काम करने के बाद, आपको लगता है कभी कि यार आप लाइफ में यू हैव अराइव्ड? नहीं, अभी भी नहीं लगता है? ये आई हैव अराइव्ड वाले तो फीलिंग कभी आ ही नहीं सकती मुझे, क्योंकि मैं बड़ा आई थिंक मैं बहुत भूखा कलाकार हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी भूख जो है कला की वो कभी मिट नहीं सकती है, कभी नहीं मिट सकती। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कितना भी बड़ा काम कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मुझे फिर भी लगेगा कि अभी अब कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है जो नहीं किया हो। तो मेरा दिमाग बहुत अंदर से, मतलब वो बहुत चलता रहता है चारों दिशाओं में, तो वो कांस्टेंट है मेरा। तो मुझे लगता नहीं कि कभी भी मैं एज एन एक्टर कभी भी ऐसा फील तो मुझे कभी नहीं आएगा कि आई हैव अराइव्ड। तो सर नया क्या कर रहे हैं नेक्स्ट आप? नया मैंने अभी एक एक्चुअली आई जस्ट फिनिश शूटिंग फॉर अ शो फॉर Amazon Prime. इट्स अ गेम शो प्रोड्यूस्ड बाय BBC. और वो होस्ट किया है करण जौहर ने, बट वो शो के बारे में मैं ज़्यादा अभी बोल इसलिए नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे परमिशन नहीं है। ओके, बट जब होगी तो डेफिनेटली मैं खुल के बात करूँगा। इट इज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ शूटिंग समथिंग इन माई लाइफ, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग अबाउट इट। बिल्कुल सर। मेरे को लगता है कि हम लोग अब नेक्स्ट टाइम उसी के लिए फिर हम लोगों को मिलना चाहिए, बिल्कुल, बातचीत बिल्कुल, करना अवश्य चाहिए। तो कैसा लगा सर आपको बातचीत बहुत करके? अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर आस्किंग मी सच रेलिवेंट क्वेश्चंस, अच्छे सवाल जो एंड आई एम होपिंग कि शायद मेरे कुछ जवाब ऐसे हों जिनसे जो लोग सुन रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ लाइफ में थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस पहुंचा दूं तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वक्त निकाला सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु पांडे, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, आपने इसका आनंद उठाया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल कमेंट्री ऑन YouTube। जय महाकाल। जय महाकाल। थैंक यू सर।